नमस्कार। विश्व शांति मंच पे मैं देव सिंह रावत आपका स्वागत करता हूं। आज इस बुलेटिन के मुख्य समाचार और इस मंच में चर्चा का मुख्य विषय होगा आम जनमानस। आज 8 जुलाई को 2022 को अंतर्राष्ट्रीय क्षतिज पर हम नज़र डालें तो एक तरफ कल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। दूसरी तरफ आज जापान के पूर्व प्रधानमंत्री को चुनाव प्रचार के दौरान एक सभा में एक हमलावर ने गोली मार दी, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। वहीं तीसरी तरफ हम भारत की तरफ देखें, देश में उत्तर भारत में जहां गर्मी से बुरा हाल है लोगों का, वहां मुंबई, गुजरात इत्यादि शहरों में वर्षा से, अतिवर्षा से हुई आम लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो रखा। आज हम चर्चा कर रहे हैं एक महत्वपूर्ण विषय पर। परसों ही भारत सरकार ने घरेलू रसोई गैस की जो 14.2 का सिलेंडर होता किलो का, उस पर 50 रुपया की कीमत बढ़ा दी। आम लोगों का जीना इस महंगाई से काफ़ी दुश्वार हो रखा है। एक साल के अंदर 215 रुपये की जो कीमत बढ़ाई गई, उससे प्रश्न उठता है, जहाँ लोगों की आमदनी नहीं बढ़ रही हो, रोजगार के साधन सिमट रहे हों, ऐसे समय में महंगाई बढ़ना आम जनमानस को त्रास देने वाला ही कदम माना जाएगा। कहने वाले कह सकते हैं रूस यूक्रेन युद्ध हो रहा है, उससे पूरे संसार में ईंधन, तेल इत्यादि की जो आपूर्ति थी उसमें रुकावट आ रही है, महंगा हो रहा है, इसलिए पूरे विश्व में महंगाई बढ़ रही है। परंतु ये विश्व की बात नहीं, ये भारत की बात है, जिस भारत को रूस पहले से भी सस्ता तेल ईंधन दे रहा है और भारत भी प्रचुर मात्रा में इसको खरीद रहा है। उसके बावजूद न तेल के, न पेट्रोल डीजल इत्यादि सस्ता हो रहा है, न रसोई गैस सस्ती हो रही है। अभी तो महंगाई हो रहा है। एक साल में 215 रुपये बढ़ना अपने आप में बहुत गंभीर सवाल है। आप कह सकते हैं कि सरकार ने कोरोना का महामारी का दंश का मुकाबला किया, अन्य विषम परिस्थितियों का मुकाबला करते हुए सरकार पर संसाधनों की कमी रही हो, पर ऐसा मुझे नहीं लगता, दूर दूर तक नहीं लगता। सरकार ने जो एक साल तक 80 करोड़ लोगों को खाना इत्यादि राशन मुफ्त में वितरित किए हो, उसमें भी यह खर्चा सम्मिलित नहीं है।
अगर देश की स्थिति खराब रहती है तो सरकार अपने खर्चों में कटौती करती, विधायकों और सांसदों के वेतन भत्तों और उनकी पेंशन में कमी करती, नौकरशाहों को मिलने वाली भारी भरकम वेतन और उनके पेंशन पे कम करती, सरकार के अन्य खर्चों पर कम करती। ऐसा कहीं नहीं दिख रहा है। तो सवाल उठता है, वे विपक्ष में रहकर जो लोग महंगाई डायन खाए जाए के नारे लगाकर घड़ियाली आंसू सड़कों पे गैस सिलेंडर उठा के थाली कटोरा बजा के करते हैं, देश के हित में आम मजदूरों आम किसानों की बात कहते हैं, वो सत्ता में बैठते ही केवल महंगाई बढ़ाने वाले, बेरोजगारी बढ़ाने वाले, वह कुशासन बढ़ा के भ्रष्टाचार बढ़ाने का काम क्यों करते हैं? ये सवाल केवल वर्तमान भारतीय जनता पार्टी, केंद्र में आसीन भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। कई राज्यों में इससे पहले राजस्थान सहित कई राज्यों में थी, अब सिमट के राजस्थान में रह गई कांग्रेस। यह विपक्षी दलों का जो पंजाब में और दिल्ली में जो कांग्रेस की सरकार, जो कांग्रेस के मानस पुत्री कहा जाए, आम आदमी पार्टी की सरकार है। ये तमाम सरकारें हैदराबाद में तेलंगाना समिति की सरकार है, तो आंध्र प्रदेश में विपक्ष की सरकार है, बंगाल में विपक्ष की सरकार है, उड़ीसा में विपक्ष की सरकार है। इसके बावजूद कोई भी सरकारें आम जनता को राहत देने वाला काम क्यों नहीं करती है? इस प्रकार की बाजीगिरी केवल जनता के मतों का हरण करने के लिए करती है, और गंभीर जो मसले हैं आम जनमानस के, उसका जीवन स्तर सुधारने का, उसको महंगाई और कुशासन से मुक्त करने का, रोजगार बढ़ाने का, देश में अमन चैन रखने का, देश की सीमाओं की सुरक्षा करने का, देश में आम जनता को न्याय मिले, सबका सम्मान की रक्षा हो, इस प्रकार के व्यवहारिक कार्य और मूलभूत प्रश्नों का समाधान करने का काम कोई भी सरकार नहीं करती है। चाहे वो सरकारें केरल जैसे प्रांतों में वामपंथी दलों की रही हो, या बंगाल में तृणमूल की रही हो, या पंजाब में आम आदमी पार्टी की रही हो, ये सरकारें भी और अन्य प्रदेशों में जिस प्रकार से हम देखते हैं भारतीय संस्कृति की ध्वजवाहक संघ पोषित भारतीय जनता पार्टी की मोदी के नेतृत्व वाली कई राज्य सरकारें रही हो, इन सरकारों का ध्यान आज़ादी के बाद 75 साल में भले ही हम मना रहे हों, 75 साल का जश्न मनाने में हम कई पैसे खर्च कर रहे हों, परंतु वो जश्न किस चीज़ का मना रहे हैं? आज की स्थिति ये है कि महंगाई से आम जनता बेहाल है, रोजगार का अभाव है, जो भी रोजगार सुरक्षा बलों से लेकर सरकारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के तहत था,
उन पे भी ठेकेदारी प्रथा और अनुबंध के और कहीं पे अग्निवीर का ग्रहण लग रहा है। तो लोगों की आशाएं इस प्रकार से जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उस पर भी ग्रहण लग चुका है। कोरोना काल के बाद कई संभावनाएं खत्म हो चुकी हैं, लोगों के व्यवसाय काफ़ी कम हो चुके हैं। सबसे बड़ी गंभीर सवाल है जो लोग शिक्षा, चिकित्सा, न्याय और रोजगार के साथ सुरक्षा देने में आम जनमानस को ठेंगा दिखाने का काम करते हैं, उनसे लोकतंत्र में क्या आशा की जाए। एक सरकार से आम जनता ये अपेक्षा करती है कि वो शासन, प्रशासन, कानून व्यवस्था और देश की सुरक्षा पर गंभीर ध्यान दे। वो ध्यान दे कि लोगों का जीवन स्तर, आम जीवन महंगाई के दंश के मारे बेहाल न हो, बच्चों को शिक्षा मिले, देश के नौनिहालों को स्वास्थ्य की दृष्टि से देश का स्वास्थ्य ठीक रहे। ये जिम्मेदारी भी सरकार की है, इसे निजी क्षेत्रों में नहीं डाला जा सकता। भारत की व्यवस्था के पे एक गंभीर सवालिया निशान ये उठता है कि देश की जो व्यवस्था को, देश के जो भविष्य को मजबूत बनाने वाली चीज़ें हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा और न्याय और आवश्यक सेवाएं, इनको किसी भी सूरत में निजी क्षेत्रों में दुकानदारों के हवाले, जो केवल व्यवसाय को, जो पहले भारत में व्यापार भी सेवा भाव से किया जाता था, नैतिकता से किया जाता था, मूल्यों का अनुसार किया जाता था, तर्कसंगत लाभ लेके जनसेवा किया जाता था। परंतु आज जो गलाकाट व्यापार प्रतियोगिता चल रही है, उसके कारण देश में विद्या व्यापार, धर्म व्यापार, चिकित्सा व्यापार, न्याय व्यापार, समाज सेवा व्यापार और राजनीति व्यापार में परिणत हो चुकी है। काला बाबा ये अक्सर कहते थे कि इस देश के हुक्मरानों ने आम जनमानस की ये दुर्दशा कर दी है। पर हम नज़र डालते हैं, भले ही लोग कहें कि इस समय संसार में काफ़ी त्यासी है। अगर संसार में बदहाली रहती तो आप सोचिए, देश की सेवा का संकल्प लेने वाले जनप्रतिनिधियों को लाखों रुपए का वेतन मिलता। नज़र दौड़ाइए कि देश के तमाम विधानसभाओं के विधायकों को लाखों रुपए का वेतन मिलता है, भत्ते मिलते हैं, पेंशन मिल रही है। ऐसा ही हाल सांसदों का भी है। नौकरशाही में ये है कि सरकारी रोजगार में जो कुछ लगे हुए हैं, उनका वेतन निजी क्षेत्र में मिलने वाले कर्मचारियों के वेतन से कई गुना ज़्यादा है। इस प्रकार की जब आय में इतनी असमानता हो तो सामाजिक में दूरियां बढ़ जाती हैं, विकास का असंतुलित विकास होता है और समाज में तमाम प्रकार के कुरीतियों को सर उठाते हैं, अपराध से लेकर कुरीतियाँ। तो हमारा ये मानना साफ है, ये सरकारों का दायित्व होता है, चाहे वो उस आय के नाम पे बहाना मारे, परंतु अगर आय, इनकम, हमारे यहाँ सोर्सों की कमी रहती तो विधायकों से लेकर नौकरशाहों को लाखों रुपए का वेतन नहीं मिलता, न पेंशन मिलती। देश के हुक्मरानों की सोच क्या है, ये इससे परिणित होती है। देश की सेवा के लिए जो अग्निवीर बनाए गए हैं,
जो देश की सीमाओं से लेकर तमाम विषम परिस्थितियों में अपनी जान को जोखिम में डालकर देश की सेवा करेंगे, ये सैनिकों की, भारतीय सैनिकों सेना की कमर तोड़ने की वाली ये योजना है। परंतु इस योजना का भी अगर विश्लेषण करें, जो देश को की रक्षा में अपनी सब कुछ समर्पण करने के लिए 4 साल के लिए तैयार हैं, उन अग्निवीरों को केवल 30,000 रुपये तनख्वाह, और उन विधायकों को जो देश सेवा का नाम पे मेवा खाने के अतिरिक्त कोई काम नहीं, उन्हें इतनी लाखों रुपए की सुविधाएं मुफ्त है, उन सांसदों को लाखों रुपए का वेतन भत्ते किस लिए, और उन जनप्रतिनिधियों को 4 साल 5 साल में ही पेंशन मिल जाएगी, और अग्निवीरों को जो देश की रक्षा के लिए अपने सब कुछ समर्पित करेंगे, प्राणों को दाव में लगाएंगे, विषम परिस्थितियों में रहेंगे, अपना घर बार छोड़ेंगे, उनको कुछ 10-11 लाख रुपए में ही लटका दिया जाए। सवाल 10-11 लाख का भी नहीं है, सवाल मानसिकता का है, सवाल देश की सुरक्षा का है। देश सुरक्षित तभी रहेगा जब देश की जाबाज सेना मजबूत रहेगी। हमने कई बार कहा है कि ये केवल रोजगार सेना रोजगार का माध्यम नहीं है, सामाजिक न्याय का भी माध्यम है, देश के एकता अखंडता सुरक्षा करने का भी एक महत्वपूर्ण माध्यम है। उस माध्यम को नज़रअंदाज करने वाले लोग कभी देश के हितैषी नहीं हो सकते हैं। अगर देश में वास्तव में संसाधनों की कमी होती है तो ये जनसेवा के नाम पे राजनीति करने वाले जनप्रतिनिधियों की तमाम पेंशनें और वेतन और भत्ते बंद कर दिए जाते हैं। इन नौकरशाहों को, आम कर्मचारियों की देश में न्यूनतम वेतन से 20-25 गुना ज़्यादा मिलने वाली वेतन पर अंकुश क्यों नहीं लगाया? ये देश के लिए तमाम प्रकार के मिथ्या निर्माणों को और अन्य योजनाओं पर अंकुश लगता, तो ये चीज़ें केवल बाहर की हैं। हमारा ये मानना है, जिस प्रकार से केरल के राज्यपाल भी कह रहे हैं, देश में इस प्रकार का अशांत माहौल हो रहा है, देश में इस प्रकार से अलगाववाद पनप रहा है, उसका मूल कारण शिक्षा में भेदभाव है। इस देश में धार्मिक आधार पर शिक्षा जिसको ग्रहण करनी है वो प्राथमिक शिक्षा के बाद ही ग्रहण करे, माध्यमिक शिक्षा के बाद ही ग्रहण करे, जब उसके स्वेच्छा से शिक्षा ग्रहण करनी होती है वो करे। परंतु अनिवार्य शिक्षा कम से कम 12वीं तक की शिक्षा देश के तमाम नौनिहालों को राष्ट्रीय मूल्यों की, राष्ट्रीय भारतीय भाषाओं में ही शिक्षा दी जानी चाहिए। जो जिस प्रांत का नागरिक हो, बच्चा हो, उसको उसी की प्रांत की भाषा में शिक्षा दी जाए। विदेशी भाषा अंग्रेजी को थोपा इस देश में न जाए, न न्यायपालिका में, न विधायिका में, न कार्यपालिका में। परंतु दुर्भाग्य ये है कि देश को 75 साल हो गए, आज भी देश में शासन प्रशासन और न्याय और सम्मान केवल विदेशी भाषा अंग्रेजी में ही चल रहा है। इससे देश की जड़ों में एक प्रकार से मट्ठा डालने का काम किया जा रहा है। तो हमारा ये मानना है, किसी भी सरकार को पहला ही दायित्व ये होता है कि वो अपने कार्यों से ये काम, योजनाओं को इस प्रकार बनाए कि आम जनता का जीवन दुश्वार न हो, उसे महंगाई के दंश से इतना त्रस्त न होना पड़े, चाहे सब्सिडी मिलती या ना मिलती, परंतु आम जनता का जीवन दुश्वार नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, रोजगार परक योजनाएं बनानी चाहिए। हमारे देश में रोजगार परक और राष्ट्र को मजबूत प्रदान करने वाली योजनाएं बननी चाहिए, न कि देश के आम नागरिकों को बंधुआ मजदूर की तरह अनुबंध के आधार पर काम करके उनका शोषण करने का काम वाली योजनाएं बनानी चाहिए। हमने देखा कि कई सालों से देश में जो सरकारी पदें रिक्त पड़े हुए हैं
उन पर भर्ती नहीं की गई, उनको भर्ती नहीं की गई, उसके कारण शासन प्रशासन पे जनहित के कार्यों में अवरुद्ध खड़े हो गया। आज मैं देख रहा हूं किस प्रकार से योजनाएं देश की सरकार बनाती है, उसको जब जिस देश की सरकार को देश की एकता अखंडता रक्षा करने वाली सेना ही बाहर नजर आए तो समझ लो देश की सरकार किस प्रकार के पथ भ्रष्ट हो चुकी है। आज हमारा ये मानना है कि सबको चिकित्सा मिलनी चाहिए। कोरोना काल में एक प्रकार से पूरे तरह से पूरी व्यवस्था को बेनकाब कर दिया। इस देश में चिकित्सालयों की भारी कमी है। महानगरों में ये हालत थी कि लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा था। क्यों नहीं मिल पा रहा था? इसलिए नहीं मिल पा रहा था, ग्रामीण क्षेत्रों में, प्रांतों में अधिकांश स्थानों पे हम ये देखते हैं कि उत्तराखंड के से जैसे सीमांत स्तर पर हम देखते हैं जिला मुख्यालयों तक के चिकित्सालयों को भी एक प्रकार से दम तोड़ चुके हैं। वहाँ पे चिकित्सक जाना पसंद नहीं करता। आखिर व्यवस्था वहाँ पे चिकित्सा तक नियुक्त नहीं कर पाती है जिला मुख्यालय में, वो ग्रामीण क्षेत्रों का शुद्ध कैसे लेगी? जब ये हालत ये होगी तो लोग पलायन के लिए मजबूर होंगे। शिक्षा का यही हाल है। शिक्षा के नाम पे ये दुकानदारी, निजी स्कूल इस प्रकार से खुल चुके हैं और बच्चों को तरह तरह की शिक्षाएं के नाम पे केवल लूट खसोट किया जा रहा है, व्यापारीकरण अंध किया जा रहा है चिकित्सालय का, शिक्षा का, न्याय का। तो उससे आम जनमानस से शिक्षा, चिकित्सा और न्याय दूर हो चुका है। रोजगार पहले ही उसके लिए जब तक से मनमोहन सिंह ने वित्त मंत्री से प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री से लेकर तमाम सरकारें आई, चाहे भारतीय जनता पार्टी की आई, कांग्रेस की आई, वो केवल ठेकेदारी प्रथा से अनुबंध के आधार पर लोगों का शोषण करती रही और कर रही है। उन्हें रिक्त पदों को समाज आम जन बेरोजगारों को रोजगार दे के सामाजिक न्याय और राष्ट्र में सामाजिक न्याय मजबूत करने के बजाय उन रिक्त पदों को खत्म करने का काम कर रहे हैं। तो देश में अमन चैन कैसे आएगा? देश का नौजवान अपने भविष्य को असुरक्षित देखकर, कई बार ये पहली बार हो रहा है इस प्रकार का कुव्यवस्था फैली है कि लोग सशस्त्र सेनाओं, अर्धसैनिक बलों, अध्यापकों और सरकारी नौकरी में परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो चुके हैं। परिणाम भी कई जगह आ चुके हैं, कई जगह परिणाम ही नहीं आए, परंतु वो सालों से डंप पड़े हुए हैं। आखिर उन बेरोजगारों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। लोगों को रोजगार दफन करने का काम किया जा रहा है तो लोगों में उपेक्षा भाव होगी। कैसे देश का नौनिहाल खुशहाल बन सकेगा जब अपना भविष्य इस प्रकार दिशाहीन काम चल रहा है? तो हमारा ये मानना है सरकार शिक्षा ये निजीकरण की तुरंत बंद करके एक गंभीर काम किया जाए। दूसरा, चिकित्सालय भी सरकारी होने चाहिए और सरकारी में भी एक MBBS के पैटर्न पे नहीं, उन पे भारतीय चिकित्सा प्रणाली के चिकित्सक, योग्य चिकित्सक जो दूर दराज के गांवों में जाना पसंद करता है, MBBS का पाठ्यक्रम बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। जो ग्रामीण क्षेत्रों में जाने के लिए तैयार नहीं है, आखिर भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों की सेवा भाव कौन करेगा? चिकित्सा क्षेत्र में वही लोग आए जिन्हें सेवा भाव है, जिन्होंने अकूत धन लूटना है, कसोटना है, कमाना है, उनको चिकित्सा क्षेत्र में प्रवेश वर्जित कर दिया जाए। इस प्रकार से देश में जब एक कार्य होगा न्याय के क्षेत्र में तो
देश में खुशहाली आएगी। सरकार की प्राथमिकताएं होनी चाहिए। सरकार की प्राथमिकताएं केवल जीडीपी को बढ़ाना नहीं होना चाहिए। सकल घरेलू उत्पाद से लेकर कल्याणकारी राज्य व्यवस्था देना सरकार की व्यवस्था होनी। और जो सरकारें विपक्ष में रह के घड़ियाली आंसू बहाती है कि महंगाई डायन खाए जाए, वो सत्तासीन होने के बाद इस प्रकार के अपनी जवाबदेही तय क्यों नहीं करती है। वो महंगाई ना बढ़े इस प्रकार की योजनाएं, अब तेल का ही, ईंधन का इत्यादि का जब हम देखते हैं, सरकारों ने इतना निरंकुश कराधान लगा रखा होता है जिससे आम जनता का जीवन त्राहि त्राहि हो जाता है। जब तुम संपत्ति, बड़े लोगों को संपत्ति कर नहीं लगाओगे, मजबूत उनकी संपत्तियों पर कर नहीं लगाओगे और गरीब लोगों के निवाले पे ग्रहण लगाओगे, तो आम देश में खुशहाली कैसे आएगी। आम जनता महंगाई डायन से परेशान होगी। इसलिए हमारा ये मानना है, सरकारें चाहे किसी भी दल की हो, सरकारों को आम जनता के हितों की रक्षा करनी चाहिए। उसे महंगाई से बचाना चाहिए, बेरोजगारी से बचाना चाहिए, कुशासन से बचाना चाहिए, भ्रष्टाचार से बचाना चाहिए। अब भ्रष्टाचार की बात हम करते हैं। भ्रष्टाचार के नाम पर सत्तासीन होने वाले तमाम दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल, जिनकी पार्टी के कई नेताओं पर भ्रष्टाचार और अनियमितताओं का आरोप लगे हैं, कई मंत्री एक मंत्री जेल में हैं, एक पार्षद जो हैं दिल्ली में दंगा कराने के नाम पे बंद रहे। परंतु केजरीवाल ऐसे लोगों को जो जेल में गए हैं, सत्येंद्र जैन जी, उनको भी बाहर निकालने के लिए तैयार नहीं है। जो पहले ये अपने आंदोलन में कहते थे कि जिन पे आरोप लग गया उन्हें तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, उन्हें जेल भेज देना चाहिए, जांच तक दूर होना चाहिए, वो अपने विधायकों को, अपने मंत्रियों को बर्खास्त करने की। तो इस प्रकार का जब कथनी और करनी में अंतर आ जाए, लोगों को केवल लोक लुभावने प्रलोभनों को देकर सत्ता का हरण करने से देश और प्रदेश का भला नहीं होने वाला। मुफ्त बिजली के नारे, मुफ्त पानी के नारे देने पर जब तक शिक्षा मुफ्त मजबूती से नहीं मिलेगी, चिकित्सा और शिक्षा, लोगों को रोजगार का नहीं मिलेगा। ये केवल बरसाती मेंढक की तरफ अस्थायी और बंधुआ मजदूरों की तरह इस प्रकार के अनुबंध वाली नौकरियों से न देश का भला होगा, न बेरोजगारों का भला होगा। तो इसलिए हमारा मानना है, देश की सरकारों को, मोदी जी हो या राहुल जी या केजरीवाल हो या नीतीश कुमार, ये तमाम सरकारें, चाहे बंगाल की ममता हो, चाहे हैदराबाद के रेड्डी, ये जगन इत्यादि जितने भी हैं, इनको एक बात का ध्यान होना चाहिए, ये शासन उनके लिए नहीं है। जो आप लोगों ने अपने विधायकों और जनप्रतिनिधियों अपनी कुर्सी बचाने के लिए नौकरशाही और विधायक जनप्रतिनिधियों के वेतन और भत्ते और पेंशन में भारी बढ़ोतरी कर रखी है और आम जनमानस को 2 जून की रोटी के लिए तरस रहा है। तो ये जो भेदभाव हो रहा है, जो भ्रष्टाचार, शासन में कोई भ्रष्टाचार तंत्र पूरा लिप्त है, उन भ्रष्टाचारियों को दंडित करने के बजाय उनको महत्वपूर्ण स्थानों में जब आसीन किया जा रहा है, उनका बचाव करने का काम किया जा रहा है, देश की व्यवस्था को जो ख़त्म करने पर लगे हैं उनको संरक्षण देने का काम किया जाए, देश में जो अराजकता फैला रहे हैं उनको दंडित करने के बजाय, उनको अंकुश पे लगाने के बजाय उनको शर्मनाक संरक्षण देने का काम किया जा रहा है, तो देश कैसे खुशहाल होगा। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ कि सरकारें सत्तासीन होने के बाद आम जनता को महंगाई से, योजनाएं कोई भी बनाए, आप सत्ता में कोई भी दल आए, पर आम जनता को महंगाई से त्रस्त नहीं होना चाहिए। आम जनता को शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, न्याय
से महरूम नहीं होना चाहिए। इसलिए आशा है जो भी सतासीन होंगे वो इस मार्ग पर देखेंगे और उनके जो प्यादे जो उनकी आरतियां गाते हैं उनको भी एक सबक मिलना चाहिए कि वो अपने आकाओं की गलत नीतियों का विरोध करें, उनके कुशासन में इस दिशा में तरफ देखने का काम करें, उनको अपने दायित्वों का बोध कराएं, उन्हें अपने आश्वासनों और देश की जनता के प्रति अपने फर्जों का एहसास कराएं। इसी के साथ जय भारत जय।